सभी मित्रों को मेरा यानी कि खुशी का प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। और आज की नई कहानी के भाग में चलते हैं। मैं हर रोज़ एक नई कहानी लेके आ रही हूँ, एक नई शिक्षा आपके लिए लेके आ रही हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है और ये कहानी है पहाड़ों की, हंसी वादियों की, खिलखिलाते पेड़ों की, खूबसूरत हवा की, खूबसूरत मौसम की। पहाड़ यानी कि संघर्ष का नाम। संघर्ष ही जीवन का अर्थ है, पहाड़ यही कहते हैं। और ऐसे ही संघर्ष से हमारा जो पहाड़ है वो सुशोभित है। जिस प्रकार से वो पहाड़ संघर्ष करता है हर रोज, उसी प्रकार से वहाँ के महिला पुरुष बच्चे सभी लोग हर रोज एक नया संघर्ष करते हैं। और संघर्ष यह होता है कि सुबह उठना, दिनचर्या जो उनकी होती है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। दूर जंगल में लकड़ी घास निकालने के लिए जाते हैं। घास यानी कि चारा, हरा पतवार। कभी पेड़ों पे चढ़ते हैं, कभी नीचे ज़मीन पर उगा हुआ घास काटते हैं और सर पे बहुत ज़्यादा भारी भोजन लेके आते हैं, भारी बोझ लेके आते हैं। यही है पहाड़ों की ज़िंदगी, पहाड़ों की दिनचर्या। और उनके साथ साथ उनके नन्हे नन्हे बच्चे यानी कि 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे भी यही काम करते हैं। शहरों की तरफ जाओ तो देखो कि बच्चे क्या ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। पापा मम्मी से पैसे लेते हैं, आराम से खेलते हैं, घूमते हैं, मार्केट जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। बस उनको यही ज़िंदगी अच्छी लगती है और वो यही ज़िंदगी जीते हैं, यही जीवन यापन करते हैं। उनको संघर्ष क्या होता है ये कुछ पता ही नहीं होता है। जबकि उन बच्चों से पूछो कि संघर्ष क्या होता है। सुबह उठना, घास निकालना, फिर सारा काम करना, उसके बाद स्कूल जाते हैं। यहाँ तक कि रास्ते भर में चूड़ियाँ बांधते हैं, बाल कंघी करना और स्कूल के लिए टिप टॉप बन के जाना, फिर उसके बाद घर आना। यही उनकी दिनचर्या होती है। फिर घर आके स्कूल से घर आने के बाद भी जब वो 2.5, 3, 4 किलोमीटर चल के आते भी हैं, जाते भी हैं, उसके बाद भी उनको घर का काम करना होता है। तो यही लाइफ होती है पहाड़ों की, ये ज़िंदगी होती है उनके संघर्ष से जुड़ी। तो ऐसी कहानी है एक माँ और बेटी की। काफल का जो मौसम होता है, तो मई जून का जो मौसम होता है, तब काफल पक्का करते हैं। जंगलों में जाए आप तो देखेंगे लाल लाल से दाने काफल के निकले होते हैं। अब एक स्त्री होती है, उसका पति नहीं होता है उसके साथ, शायद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी छोटी सी 7-8 साल की बेटी रहती है। 7-8 साल की बच्ची, उनको जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। वह घास लकड़ी सब अपनी मम्मी के साथ में करती थी, स्कूल भी जाती थी, खेलती कूदती थी और अच्छी से रहती थी। काफल का महीना आता था तो उनके लिए एक पैसे कमाने का एक ज़रिया बन जाता था काफल का मौसम। वो जंगल जाते, खूब सारे काफल निकालते और उनको बेचने जाते। उनको बेचते और जो पैसे आते उससे 1-2 वक्त का खाना अपने लिए, गुजारा अपना करते। अब ऐसे ही एक दिन होता है, बेटी और माँ दोनों सुबह उठते हैं। बेटी को कहती है, बेटा भोर हो गई है, उठो, चलो आज हमें काफल लेने जाना है। कल के काफल सारे बिक गए हैं और उससे थोड़ा सा हमने रात को खाना खाया था। उन पैसों से हमने थोड़ा सा रोटी के लिए आटा लिया, खाना खाया।
आज भी अगर हमें खाना खाना है तो फिर हमें काफल फिर से निकालने होंगे, तो भोरी भोरी चलो कि सुबह सुबह चलो। सुबह सुबह वे काफल के लिए जाते हैं। कहीं चिड़िया चहक रही, बच्ची का मन बहुत उत्सुक होता है। सुबह सुबह वो उनको देखती रहती है, निहारती है। कहीं काफल के पेड़ों पे बहुत लदे हुए काफल देखती है तो उसका मन लालचा जाता है। कहती है, मम्मी निकालो ऊपर से। और उसकी मम्मी भी खूब सारे ही काफल निकालती है। बच्ची पकड़ती है काफल को, उसकी मम्मी पेड़ पर चढ़ी होती है, काफल निकालती है और वो अपनी मम्मी की काफल को थैलियों को पकड़ती है और टोकरी भरती रहती है। बच्ची को मम्मी ने कहा होता है कि एक भी दानी मत लेना, क्योंकि काफल कम होंगे तो फिर हम बेचेंगे क्या, फिर हमें शाम को रोटी कैसे खाएंगे, इसलिए अभी काफल मत खाना। बच्ची ऐसे ही करती है। फिर वो काफल की टोकरी भर के घर ले आती है और बच्ची भी उसके साथ घर आती है। घर आती है तो देखती है, अरे गाय तो भूखी है, आज तो गाय के लिए हम चारा ही नहीं ले आए। तो बेटी को कहती है, बेटी ये टोकरी मैं ऊपर छत पे यानी कि छज्जे पे रखती हूँ। छज्जे पे रखने के बाद तुम इसकी निगरानी करना, कोई इसको खाए ना, कोई चिड़िया ना आए, कोई बंदर ना आए, इसको खाए ना, और तुम यहीं पे बैठे रहना, खेलो, तब तक मैं आती हूँ। घास लेके जाती है और घास लेके आती है। बच्ची काफ़ी उसका मन ललचाता है उन काफलों को देखकर खाने का, लेकिन क्या होता है कि वो खाना चाहती तो है, लेकिन मम्मी की जो माँ ने कहा होता है उसको बार बार याद आता है। अब ऐसे ही उसको नींद आ जाती है, भूखे पेट बच्ची सो जाती है। काफ़ी देर होने के बाद धूप काफ़ी तेज होती है और जिनके कारण वे काफल सिकुड़ से जाते हैं। अब काफल सिकुड़ जाने के बाद जैसे ही उसकी मम्मी घास नीचे रखती है, वैसे ही उसकी नज़र सीधे काफल की भरी टोकरी पर जाती है और देखती है काफल बहुत सारे कम हो गए हैं। दूर देखती है, बेटी भी सो रखी है। बस माँ को सीधे समझ में आता है कि बेटी ने काफल खाए और ये आराम से सो गई है। माँ कुछ देखती नहीं, उससे कुछ पूछती नहीं, उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसको 2 चांटे मारती है। बेटी बोलती है, मैंने नहीं खाए माँ, मैंने नहीं खाए हैं। माँ मारती रहती है। माँ बोलती है, तूने काफल क्यों खाए? अब क्या खाएंगे रात को? खाना कैसे मिलेगा? आधे हो गए हैं काफल, तूने काफल क्यों खाए? वो उसको 2 चांटे और मारती है और धक्का मारती है उसको। जैसे ही उसको धक्का मारती है तो जो घर के बाहर एक पत्थर होता है, उस पत्थर पर जाके वह टकराती है और बच्ची का सर फट जाता है। माँ का क्रोध जब शांत होता है तो देखती है मेरी बच्ची की ये दशा हो गई है। उसका सारा माथा खून से लथपथ होता है। वो उसको अपनी आगोश में ले लेती है, अपने आंचल से सिमेटती है और रोती है, बिलखती है। पास रखी टोकरी में उसके आंसू गिर रहे होते हैं। वो रोती रहती है और आंसू गिरते रहते हैं। वो खून से लथपथ हो जाती है और सिसक रही होती है, मैंने अपनी बच्ची को मार दिया, मैं पापिन हूँ, मैं अभागी हूँ जो मैंने अपनी ही बच्ची को मार दिया। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्यों मारा, मैंने क्यों मारा, बस उसके यही शब्द होते हैं। अंत में एक वक्त होता है जब शाम को ठंडी हवा चलती है पहाड़ों में, तो वही ठंडी हवा जब पहाड़ों में चल रही होती है तो सारी टोकरी
वापस से मुरझाए काफल फिर से तरोताजा हो जाते हैं, कुछ उस माँ की ममता के आंसुओं से और कुछ उस ठंडी हवा से वो फिर से खिल उठते हैं। तो वो माँ देखती है उस काफल की टोकरी को, ये तो फिर से भर गई, और वो माँ सदमे में हो जाती है और कहती है, पूरे हैं प्यारी बिटिया, पूरे हैं। और वैसे ही यही उसके अंतिम शब्द होते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों बाद में और आज की डेट में भी हैं, लेकिन किस रूप में? पंछी के रूप में। पंछी के रूप में ये हैं। और आज भी एक पंछी जब गाती है, काफल पाको मैनी चाखो, तो दूसरी कहती है, पुरपतई पुरैपुर, यानी कि पूरे हैं प्यारी बिटिया, पूरे हैं। बस इनकी यही कहानी होती है। इस कहानी का जो अर्थ है वह यह है, बिना सोचे समझे आप किसी पर भी बिना बात के क्रोध मत करिए। पहले सुन लीजिए उसकी क्या बात है, उसके बाद ही आप क्रोध करें। क्रोध का फल हमेशा अच्छा नहीं होता। क्रोध हमेशा बुरा ही देता है, गलत चीज़ ही देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आती रहूँगी आपके लिए इंटरेस्टिंग से कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।